हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ESP क्लासेज। मैं संतोष वर्मा क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए लेकर आए हूं आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिस्ट्री का आज हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका दो चैप्टर आपका केमिस्ट्री फिजिक्स में समाप्त हो चुका है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने कुछ केमिस्ट्री के भी पार्ट लाऊंगा। तो पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसमें उसके कितने प्रकार होते हैं, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, और इसके बारे में हमको स्टडी करना है। और थोड़ी सी हम समझेंगे केमिकल इक्वेशन, जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में आता है, जो देखिए छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आता है बहुत बढ़िया। इसके सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे पूछा जाता है। तो पहला चीज आता है परिवर्तन। क्या आता है? परिवर्तन क्या है? देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो बदलाव क्या है? परिवर्तन के इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंजेस। ध्यान से सुनना बाबू, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस केवल ध्यान से देखते जाइएगा। कह रहा बदलाव क्या है? जैसे हम छोटे थे, ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ते गए, अब इस क्या नाम, इस स्टेप में आ गए, इस एज में आ गए, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, जो बदलाव हुआ। जैसे मान लीजिए हमने कहा, जैसे आपको गुस्सा दिला दिया, पहले आप हंस रहे थे, अचानक हमने गुस्सा दिला दिया, तो क्या हो गया? आपके रंग रूप में थोड़ा क्या हो गया? परिवर्तन, गुस्से से लाल हो गए। तो यही क्या है? बदलाव। यानी परिवर्तन क्या है? यानी कि परिवर्तन किसी वस्तु के आकार, द्रव्यमान, रासायनिक संगठन, इन सब में परिवर्तन यानी बदलाव ही क्या है? परिवर्तन कहला रहा है। अब देखिए, परिवर्तन यानी चेंज कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार का। तो पहला आता है भौतिक परिवर्तन। इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, बाबू भौतिक परिवर्तन क्या है? तो हम देखिए शब्दों को पहले पकड़ेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेज। क्या क्या रहा है? फिजिकल चेंजेज। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन कर, बदलाव किसमें हो रहा है? भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हों। क्या है? भौतिक परिवर्तन मतलब भौतिक अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं इसमें, भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? जैसे आपने क्या कह दिया? लंबाई, इसका आकार, लंबाई, इसके भौतिक गुण, ठीक है ना? भौतिक गुण क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। लेकिन क्या कह रहा है? लेकिन इसका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान, रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान क्या हो? परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो। तो मतलब देखिए क्या कर रहा है? भौतिक परिवर्तन का मतलब है, सीधा अगर शब्द में हम कहें, जिसमें कोई नया पदार्थ बने ही ना, जिसमें कोई नई चीज बने ही ना, मतलब वो नया चीज ना बने। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है ये कोई पदार्थ है, अब इसको परिवर्तित किया जाए तो ये क्या हो रहा है? ए बन रहा है, फिर ए बन रहा है, फिर ए बन रहा है। इसका अवयव ही देखिए बन रहा है तो ए भी ए है, ए भी है, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए। मतलब ये कितना भी इसको तोड़ डालिए, काट डालिए, पीस डालिए, लेकिन इसका अवयव ही मिल रहा है हमको। तो कहीं रासायनिक संगठन में परिवर्तन क्या हुआ? हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। देखिए, रासायनिक संगठन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ए भी ए है, ये भी ए है, लेकिन भौतिक अवस्था क्या हो? इसका लंबाई, आकार में कहीं न कहीं परिवर्तन हुआ। भौतिक भौतिक गुणधर्म इसके परिवर्तित, तो कैपिटल ए था, अब स्मॉल ए हो गया। तो परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन कह रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या है? कि वह परिवर्तन जिसमें, जिससे कह रहा है कि जिसमें भौतिक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, जैसे आकार, लंबाई, भौतिक गुण धर्म जो है, इसमें हमने लिख दे रहे हैं भौतिक गुण धर्म, ये चेंज हो जाए, मगर उसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान परिवर्तित ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है? अब जैसे कर दिया हमने, देखिए आपका एग्जाम में आएगा तो आप लिखेंगे, फिर इसको लिखिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई कुछ है, कुछ नया है। कुछ नया करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, तभी आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। तो कह रहा है क्या? भौतिक परिवर्तन यानी कि हमने एक को तोड़ा या पीसा, इसको काट डाला,
तो फिर भी हमें क्या मिल रहा है, इसका ही तत्व मिल रहा है, यानी कि इसका अवयव ही प्राप्त हो रहा है, कोई नई चीज नहीं मिल रही है। ये नहीं कि इसको हमने तोड़ा तो बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, नहीं मिला ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम भौतिक परिवर्तन कह रहा है तो जिसमें कोई नया पदार्थ बने ही ना, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह दिया बर्फ है, बर्फ को पिघला दीजिए, किसमें बदल दीजिए, पानी। बर्फ का क्या हो गया, पानी में बदला, किसमें, परिवर्तन हुआ, बर्फ का परिवर्तन किसमें हुआ, पानी में। तो ये क्या है, बर्फ है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, कोई परिवर्तन भौतिक नहीं। भौतिक परिवर्तन हुआ लेकिन रासायनिक में कुछ हुआ, इसका रासायनिक संगठन देखिए, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कैसे कह रहा है, भौतिक अवस्था, इसके क्या कर रहा है, बर्फ से पानी बना, यानी कि जो गुण इसके हैं उसके गुण है यही है, इसका आकार बदल गया, इसका कुछ न कुछ घनत्व तो कुछ अलग अलग कर रहा है, हो सकता है, लेकिन क्या है, बर्फ से पानी बना, क्या इसका फार्मूला, इसका रासायनिक संगठन कुछ अलग हुआ, नहीं भाई। 1 किलो का बर्फ है तो 1 किलो का पानी भी हुआ होगा, यही तो है। इसका मतलब है बर्फ से पानी का बनना, या पानी का किसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, बदलना, बदले, या इसको भी हम कहते बदले, किसमें, वाष्प में। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हमने कहा चलो भैया ये मार्कर है, अब हमने कह दिया दो, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ये हमने इस पार्ट को अलग कर दिया, इस पार्ट को मान लीजिए जो भी है अलग कर देने, इसको इससे अलग कर दिए, क्या ये नया चीज बना, नहीं है, तो मार्कर ही, देखिए इसका अवयव केवल अलग हो रहा है, तो मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। बात समझ में आई। आइए इसका दूसरा टाइप क्या है, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कहते हैं एक आता है मोमबत्ती जो जल रही है, लेकिन अगर पिघल के अलग हो रही है, पिघल के फिर से मोमबत्ती उसको बना देंगे, चाक को काट के तोड़ के पीस को करिए तो फिर वही क्या है, चाक का अवयव ही है। तो इसका मतलब वो परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है कि बाबू, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज। नाम क्या रखेंगे, केमिकल चेंजेज। कह रहे केमिकल चेंजेज क्या है भाई, देखिए रासायनिक रूप से कोई नया चीज बन रहा है, तो जहां रासायनिक चीज कह रहा है कि मतलब है उसका क्या बदल रहा है, रासायनिक संगठन बदल रहा है, रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कहीं न कहीं क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जब परिवर्तन हो, उसका रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाए, भौतिक अवस्था तो चेंज ही हो गई अब, ठीक है। जब रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है तो बाकी सब तो चेंज ही हो गया। तो जिसमें कह रहा है कि कोई नया पदार्थ बने, जैसे हमने कहा ए को हमने तोड़ा तो ए से क्या बन गया, मान लीजिए हमारे पास एक ए बन गया, दूसरा बी बन गया, दूसरा तीसरा सी बन गया, यानी ए को हमने तोड़ा तो यानी ए से कुछ नया पदार्थ बना, हमारे पास ए भी बन सकता है, बी भी बना, इसी से सी भी बना। मतलब यह है कि कोई नया पदार्थ बन रहा है। अब देखिए ये का अवयव तो है, मगर अगर हमने कह दिया कि नहीं इसको हटा दो, चलो भैया बी और सी ले लीजिए, तो बी नया है, इसका अवयव नहीं है, सी इसका अवयव नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये जो है हमारा विखंडित हो रहा है, टूट रहा है, या हम किसी तरह इसका रिएक्शन करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, बी बन रहा है और सी बन रहा है, यानी कि इसके अंदर इसका रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान नहीं है, उसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कुछ न कुछ अलग परिवर्तन हो गया, तो उसे हमने क्या कहा, रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि ऐसा परिवर्तन, यानी जब भौतिक उसका कह रहा है कि जब पदार्थ में कोई नया चीज बन जाए, कोई नया पदार्थ जहां बन जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से हमने बना दिया दही, देखिए हो सकता है इसके अंश हो, लेकिन दूध से हमारा क्या बन गया, दूसरा रूप बन गया, इसका रासायनिक संगठन चेंज हो गया, दूध अलग है, ये दही खट्टापन है, कुछ अलग है, इसका मतलब है इसका रासायनिक सूत्र संगठन अलग हो गया, इसका रासायनिक संगठन अलग हो गया। तो दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा चलो भाई
कोई चीज मान लीजिए है हमारे पास, सब्जी है, सब्जी सड़ गई, सब्जी क्या हो गई, अब पहले सब्जी थी तो सब्जी ताजी थी, सब्जी कैसी थी, ताजी। अब क्या हो गई, सड़ गई। मतलब इसका जो केमिकल कंपोजिशन दूसरे चीज में परिवर्तित हो गया, केमिकल परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ सड़ के कुछ और बन रहा है, यानी नया चीज बन रहा है, इसमें कीड़े मकोड़े ढेर सारे आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, ये मतलब गंध छोड़ेगी, ये कुछ और इसका गंध आएगा। तो मतलब है कि जहां कुछ नया बन रहा है वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, हो गए, आगे चलें, आइए आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, समझने का समय आ गया है कि हमारे पास कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आ जाओ, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए पहले अगर हम लिखें, सीधी सी एक चीज लिखें यहां पी, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब यहां एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहां एक से भी ज्यादा हो सकते हैं, हमसे उससे अभी मतलब नहीं है, यानी कि इसको बोला गया अभिकारक। लेफ्ट साइड में जो लिखा गया वो अभिकारक, ये उसको बोला गया उत्पाद। ध्यान से समझना इसको। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यानी अभिकारक है, ये उत्पाद। यानी कि कह रहा है कि जब एक से अधिक पदार्थ के परमाणु को जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक परमाणु, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, कह रहा है कि कहीं जुड़ने कौन जाता है, परमाणु जुड़ने जाता है, अणु नहीं जुड़ता है, यानी वो जुड़े रहते हैं, परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो जुड़ने कौन सबसे छोटा पदार्थ कौन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, परमाणु। तो जुड़ने कौन जाएगा, कण ही जुड़ने जाएगा, यानी परमाणु। तो पदार्थ के कई परमाणु आपस में जुड़े और जुड़कर कोई एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाए। जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए गोलू हैं, ये मोलू हैं, ये क्या है, तोलू हैं, ये मिलकर कुछ बड़ा रूप धारण करें। मतलब जो गेम होता है, कोई एक सर्कल बना ले, ये कोई अलग चीज बना ले, वही क्या है, या हो सकता है कई चीज गेम खेलने लगे, तो एक से अधिक भी हो सकता है कि एक से कम भी हो, मतलब एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, मतलब जहां एक से अधिक परमाणु यानी पदार्थ के परमाणु आपस में जुड़कर कोई नई चीज बनाए, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जैसे कहने का मतलब है ए प्लस बी जुड़कर अगर हमारे पास बना रहे हैं सी प्लस डी। देखिए आपके ये मत लिख देना एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए बस जस्ट है, इसको हटा ही दे रहा हूं। चलिए, कह रहा है जब किसी पदार्थ में परमाणु, कई परमाणु, एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर कोई नया पदार्थ का निर्माण करें। लेकिन क्या, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, ये बाद की बात है। तो यानी कि जब एक से अधिक पदार्थ के परमाणु, या कह सकते हैं हम इसको, जब पदार्थ के कई परमाणु आपस में मिलकर एक से अधिक या एक से अधिक नए पदार्थ की रचना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सबसे आसान भाषा में आप लोग पढ़ते हैं C+O2 इक्वल टू क्या है, CO2। देखिए एक अलग है परमाणु, ये अलग है, ये बना नया, तो क्या बना, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु, ठीक है ना, कह रहा है क्या, एक से अधिक पदार्थ कह रहा है, या इसको ये इस तरह भी कह सकता है, जब किसी पदार्थ के एक से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़े और जुड़कर कोई नया पदार्थ, एक या एक से अधिक क्या नाम, अलग नया पदार्थ बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गई रासायनिक अभिक्रिया। डिफिनीशन आती है, तो देखिए इसके बाद क्या है, कह रहा है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण पूछता है कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा दीजिए, यानी रासायनिक समीकरण इन इंग्लिश में क्या हमने कहा, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशंस क्या है, जैसे हमने कहा कि C+O2
जैसे पहले मान लीजिए, इसको बाद में लिखें, हमने कहा ए प्लस बी जुड़े तो आपस में क्या बनाए, सी प्लस डी। अब ये कोई अलग पदार्थ है, ये कोई अलग पदार्थ है, ये कोई अलग है, कोई अलग है। अब इसको अगर हम फार्मूले के रूप में लिख दें, इनका कोई केमिकल फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट इन्हें कर दें, तो ही क्या हमारा है रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, इनको सिंबॉलिक रूप में लिखा, इन सिंबल के रूप में रूपांतरित कर दिया, तो क्या बना हमारे पास CO2। तो इस तरह जो बनकर तैयार हुआ, ये समीकरण जो बनकर तैयार हुआ, इसे हमने क्या कहा, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में कह क्या रहा है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक, देखिए अभिकारक को ही कह रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक और उत्पादों को अगर हम क्या करें, सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो ही हमारे पास क्या है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण कह रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, या कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में। तो हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो पहले नंबर पर क्या आ रहा है हमारा, हम देख रहे हैं कई टाइप की होती हैं। तो पहले आता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। देखिए घबराना मत कि अगर योगात्मक की जगह संयोजन दे दी तो आता टिप्पणी लिखिए कि हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे, संयोजन या संयोजन अभिक्रिया कैसे कहेंगे। योगात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। एडिशन, इसको क्या बोलेंगे, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी योगात्मक या संयोजन। देखिए योगात्मक या कॉम्बिनेशन, कंबाइन कॉम्बिनेशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है, कॉम्बिनेशन का होता है, इसका मतलब भी जोड़ होता है, यानी कंबाइंड हो जाना। यानी कि हम कह रहे हैं जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बनाए, जब कोई एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करें, यानी कि हमारे पास क्या बना, ए बी। तो इसे लिखेंगे, यानी जैसे मान लीजिए हमने कहा x प्लस वाई मिलकर क्या बनाए, एक्स वाई। अब कहोगे ये क्या है, ये तो बायो में है, ये क्या जीन है, ये फीमेल का, ये मेल का, दोनों मिलकर क्या बने, एक्स वाई। और जहां एक्स वाई होता है वहां क्या होता है, लड़का। तो चलिए ये तो बायो की चीजें हैं। तो हमारे पास क्या है कि जब कर रहा है, जब कभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, जब एक से अधिक अभिकारक, देखिए ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, कह रहा है जब एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़े यानी कंबाइंड हो और जुड़कर कोई नया पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। बाबू लिखना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक, सीधी सी बात हम कहें केमिस्ट्री भाषा में अगर हमें लिखेंगे, कहें कि जो एग्जाम है आपको लिखना है तो केमिस्ट्री भाषा में लिखना होगा। तो कह रहा है जब एक से अधिक अभिकारक, एक से अधिक क्या है, ये क्या है, अभिकारक है। जब एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर और जुड़े तो क्या करें, एक ही पदार्थ का निर्माण करें, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करें, एक्स्ट्रा नहीं बबुआ। क्या कह रहा है, जब एक से अधिक परमाणु या अभिकारक आपस में जुड़कर केवल और केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल भी आता लिखने के लिए, जैसे सिंपल हमने कहा था C+O2, हर जगह लिखिए, ये रट लीजिए, हमेशा काम देगा आपको। C+O2 इक्वल टू क्या बना, CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो आपने कहा अरे यार कहीं एक ही ले रहे हो, लो भैया हमने H2 प्लस Cl2 ले लिया, तो क्या बना 2HCl। देखिए एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़े रहे और सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया का टाइप पहला वाला समझ में आया। आपको अगर ना समझ में आए तो आप देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं।
जब कहेगा योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया के बारे में लिखिए, तो क्या लिखेंगे? ऐसी अपक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ का, एक ही नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ओके, आइए चलिए चलते हैं सेकंड टाइप इसका। तो ये जो लिख रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा लिख देना, पूरा नंबर चाहिए। वीडियो को देखो बबुआ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम आपके सामने कुछ अलग अलग चीजें लेकर आएंगे, आपके दिमाग में घोल के जाएंगे बाबू। केवल मेरी वीडियो को देखो आराम से, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। आइए, सेकंड टाइप कह रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, हम चल रहे हैं अपघटन। देखिए कह रहा है दूसरा टाइप इसका क्या कह रहा है? अपघटन। अपघटन अपक्रिया, अपघटन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन अपक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो अपघटन का अर्थ है टूटना। तो कोई बड़ा ही चीज तो टूटेगा, और टूटेगा किसमें? अपने अवयवी तत्व में ही टूटेगा, अलग तो होगा नहीं। कि जैसे मान लीजिए हमने मारकर तोड़ा, जैसे तोड़ा तो भैया लो क्या बन गई? रसगुल्ला। ऐसा तो होगा नहीं। तो ये इसको हमने तोड़ा तो इसके अवयवी भाग में ही विभक्त हो, ठीक है ना। तो जैसे कहने का मतलब हमारे पास ए बी कोई अभिकारक, ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक में क्या है? यौगिक है। ये क्या है? हमारे पास कोई यौगिक है। ध्यान देना, इसमें यौगिक रहेगा। टूटेगा क्या? यौगिक कई पदार्थों से यानी कई परमाणुओं से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बन रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है, यौगिक बन रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कोई टूटा तो किस में टूट गया? मान लीजिए ए प्लस बी में, एक से अधिक पदार्थ में टूट गया। तो ये अपने अवयवी तत्व में तो टूट रहा है। देखिए ए बी बी, यौगिक अपने अवयवी तत्व में ही विभक्त हो रहा है, टूट रहा है। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कर रहे हैं? अपघटन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक एक से अधिक भाग में, लेकिन किसमें? अपने अवयवी तत्व में टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। तो पहले ये लिखेंगे, यानी जैसे हमने कहा एक्स वाई है, यौगिक है, ये टूटा किसमें? एक्स में और वाई में। मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड है, ये किसमें टूट जाए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड में। टूटेगा कोई यौगिक तो अपने अवयवी तत्व में ही टूटेगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपघटन अपक्रिया कहेंगे, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये जब कभी टूटेगा तो क्या टूटेगा? क्या टूटेगा भी हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी CaO और ऑक्सीजन में। देखिए 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, एक कैल्शियम बैलेंस है। तो एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, तो हमें अपघटन की परिभाषा लिखनी है। अपघटन की परिभाषा क्या थी? कि जब किसी अपक्रिया में एक कोई बड़ा यौगिक या कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में एक से अधिक भाग में टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपघटन अपक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में पहले ये लिखेंगे, इसमें से कोई एक लिख देना, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल ये वाला लिखना जो रासायनिक अपक्रिया पे डिपेंड हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास टूटा CaCO3, तो किसमें टूटा? ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? बताओ भाई। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो आप कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा चूना भी कहते हो। क्या कहते हो? बुझा चूना। लिख रहे हो क्या? तो ये है बुझा चूना। ये क्या है? ये चूना पत्थर है, इसको क्या कहेंगे? चूना पत्थर। कभी कभी पूछता है पेपर में, चूना पत्थर फार्मूला बताओ, तो ऑप्शन दे देगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहेंगे? चूना पत्थर कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना कहेंगे। तो ये हमारा था पहले कि हमने उसकी डिफिनेशन लिखी, और उसके बाद एक एग्जाम्पल इस तरह लिखा, दूसरा एग्जाम्पल इस तरह हम लिखेंगे। तो कह रहा है कि इसका कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो आ जाओ दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं।
कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, KCl अलग हो जाएगा प्लस 3O2 अलग हो जाएगा, बैलेंस कर दो 2KCl। तो देखिए 2KCl है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2Cl 2Cl, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, यानी पोटेशियम क्लोरेट जो टूटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में टूट गया। तो कोई यौगिक टूट रहा है अपने अवयवी तत्व में ही टूटा, लेकिन एक से अधिक भाग में टूट रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया करेंगे। अपघटन अपक्रिया वह है जिसमें टूट रहा है, तो टूटेगा कोई यौगिक ही, तो यौगिक टूट रहा है अपने अवयवी तत्व में टूटेगा, लेकिन एक से अधिक भाग में। अगर अकेला रहेगा तो टूटना क्या, तब थोड़ी टूटा। अगर हमने कहा ए भी है, चलो भैया ए ही बना, अरे भाई कहां टूटा, तो इसको टूटना भी तो चाहिए। तो ये टूट रहा है, यानी कि जल में कभी कभी होता है जल अपघटन, जल में कोई बिखर जाता है, जैसे जल है, जल में कोई जैसे H2O है, तो टूटता है, तो किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। तो मतलब क्या है, जल अपघटन हो गया। तो अपघटन का मतलब होता है कोई यौगिक अपने अवयवी तत्व में ही टूट जाए एक से अधिक भाग में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, हो गया हो तो चला जाए, हो गया, आ जाओ। थर्ड नंबर पर है आपकी विस्थापन अपक्रिया। थर्ड नंबर पे क्या है, विस्थापन अपक्रिया। बाबू एक पार्ट भी नहीं छोड़ूंगा आपका, ये भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, देख लीजिए, पढ़ा रहा हूं एक एक चीज, अब जहां ना समझ में आप पूछिए तुरंत, कोई भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। थर्ड नंबर पर आता है विस्थापन अपक्रिया। थर्ड क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापित हो जाना। देखिए लेकिन कैसे, एक चीज आपको श्रेणी याद करनी पड़ेगी, सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी उसके आधार पर होता है। तो क्या है, काली नाथ का मग आलू जरा फीके पकाता है, कुछ है जी आगे आओ पलटो। मतलब इस तरह का श्रेणी है। ये क्या है, पोटेशियम है, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, कैल्शियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, फेरस यानी आयरन है, फेरस मतलब आयरन, ये सक्रियता श्रेणी है। ये क्या है, लेड मतलब सीसा, ये क्या है, हाइड्रोजन है, इसको तो सभी लोग जानते हो, आवारा तत्व। ये क्या है, कॉपर है यानी क्या है, तांबा। ये क्या है, मरकरी है। ये क्या है, सिल्वर है यानी चांदी है। ये क्या है, गोल्ड है यानी सोना है। ये क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम। तो ये सक्रियता श्रेणी है, जैसे जैसे इससे नीचे जाएंगे इसकी सक्रियता कम होती जाएगी। तो विस्थापन अपक्रिया कह रहा है कि अगर हमारे पास A प्लस BC है, तो ये कोई जो है जो अधिक सक्रिय है, वो कम सक्रियशील को, कम सक्रियता वाले तत्व को हटाकर अपने वहां बैठ जाए। जैसे यहाँ पे AC प्लस B, ये A क्या कर रहा है, यहां पे इसको निकाल के भगा रहा है, जा बेटा तू यहां से निकल जा। तो A गया C के पास बैठ गया, तो AC बन गया और B को बाहर निकाल दिया। तो यानी कि ये इसका मतलब है ये अधिक क्रियाशील है तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व है। बी क्या है, बी इसका मतलब क्या है, कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व वो कम क्रियाशील तत्व को हटाकर वहां पे अपने जाकर बैठ जाए, उनको विस्थापित कर दे, उसके स्थान से हटा दे और उसके साथ जाकर जुड़ जाए दूसरे वाले के साथ, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया।
ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर दे और वहां खुद जाकर लग जाए, यहां जाकर खुद जुड़ जाए, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। देखिए इसमें है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है जिंक सल्फेट, हमने मान लीजिए जिंक जुड़ा हुआ है और इसके साथ हमने कर दिया क्रिया CuSO4 का। देखिए क्या बनेगा, कर देखिए जिंक कहाँ है, जिंक आप देखिए यहां पे है, कॉपर कहाँ है, ये है, तो इसका मतलब जिंक ऊपर है कॉपर नीचे, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे, तो क्रियाशील अधिक कौन हुआ? जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को यहां से हटा देगा, ये जाएगा यहां तो इसको निकालकर बाहर कर देगा, तो जैसे यहां जाकर ये जुड़ा तो क्या बना? जिंक सल्फेट। ये क्या था? कॉपर सल्फेट। और क्या बना? कॉपर अलग हो गया। मतलब क्या हुआ? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर रहा है और खुद वहां जाकर जुड़ जा रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया। जैसे मान लीजिए हम कह दें, चलो भाई आ जाओ, अगर हमें करना है, मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं कॉपर को, जोड़ रहे हैं FeSO4 के साथ, तो देखिए कॉपर कहाँ है? यहाँ है। Fe कहाँ है? यहाँ है। तो कौन क्रियाशील हुआ? Fe ज्यादा, यानी आयरन जो है, फेरस जो है ज्यादा क्रियाशील होगा, इसका मतलब कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब कोई अपक्रिया नहीं होगी, कोई अपक्रिया नहीं होगी। जब तक ये ज्यादा क्रियाशील तत्व इसकी अपेक्षा नहीं होगा तब तक कोई अपक्रिया नहीं होने वाली है। ठीक है ना बाबू? तो कभी कभी आपका आता है इस तरह लिख कर दे देता है, ये Ag+Cu बताइए क्या बनेगा? तो देखिए सिल्वर कहाँ है बाबू? सिल्वर यहाँ है। कॉपर कहाँ है? यहाँ है। तो कॉपर कौन अधिक क्रियाशील हुआ? कॉपर। तो इसका मतलब अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो इसका मतलब है सिल्वर कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो यहां भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व उसकी कम क्रियाशील तत्व को, यानी किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा दे, यानी उसको विस्थापित कर दे और खुद जाकर वहां जुड़ जाए, खुद वहां कर देखिए जुड़ रहा है, ये क्या कर रहा है? बी को हटाकर सी के साथ जुड़ रहा है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके उस यौगिक के साथ खुद जुड़ जा रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर ऐसा हुआ है, मतलब आपको समझ में आ गया हो, तो हम आगे चलते हैं। तो इसको याद रख लेना, जो भी जैसे भी आपको याद करना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस और लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, अरे जो भी है, जो भी आप लोग पढ़ते होंगे, कालीनाथ का मग, काशीनाथ का मग, आलू जरा पी के पकाता है, कुछ है जी आगे आओ पलटो, जो भी जैसे भी याद करना हो याद कर लीजिए। ठीक है ना? इसको याद करिए, इसके सहारे आप लोग क्या करेंगे? आप इस सक्रियता श्रेणी को याद करेंगे तो क्या होगा? आपका प्रतिस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया बहुत तगड़ी हो जाएगी, यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वही क्या है? कमजोर वाले को हटाएगा। अब तुम्हारे घर पे कोई आ गया कम कमजोर वाला, तुम उसको इसे भगा दोगे, और कोई ताकतवर आ जाए तो नहीं हटा पाओगे। तो वही कह रहा है कि जहां ऐसी अपक्रिया, जब जहां पे कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से हटा दे और खुद जाकर वहां बैठ जाए, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे? हम विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है ना? आइए चलते हैं। अब एक और आता है, ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है, इसको हटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्या है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी लिख हो गया? तो है ऊष्माक्षेपी क्या है? ऊष्माक्षेपी चौथा टाइप है, लिख लीजिए ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक का क्या मतलब हुआ? देखिए ऊष्मा यानी ऊष्मा छेपना, मतलब बाहर निकालना, तो ऐसी अपक्रिया जिसको पूरा करने के लिए, जिस अपक्रिया को पूर्ण होने के लिए क्या करे? ऊष्मा का हो सकता हो ना,
ऐसी अपक्रिया जहां पर ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी रासायनिक अपक्रिया हो रही है और ऊष्मा वहां उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, ये मान लीजिए ए प्लस बी हो रहा है, बन रहा है, अभी कारक है ए प्लस बी, तो बना क्या? सी प्लस डी, और साथ साथ में क्या निकले? ऊष्मा, यानी ऊर्जा। तो ऐसी क्रिया जहां पर ऊष्मा बाहर निकले, ऊर्जा बाहर निकले, ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा छिपी। जैसे हमने कहा सी प्लस O2, तो ये क्रिया होती तो इसमें क्या बनता है? CO2 प्लस ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आप इसके बारे में जानिए कि ऐसी अपक्रिया जहां पे अपक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा छिपी। कभी कभी पूछता है कि बबुआ बताओ श्वसन कैसी अपक्रिया है? श्वसन क्या है? श्वसन में क्या करते हैं? ऊर्जा ही तो बाहर निकाल रहे हो। तो श्वसन भाई तभी तो, जब ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है, सांस तब बंद हो जाती है, आदमी 9 2 11 भगवान को प्यारे हो गए। तो श्वसन क्या है? एक ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। श्वसन कैसी अपक्रिया है? ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। तो पहला आया श्वसन कैसी अपक्रिया है? ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। कह रहा है कि अच्छा ऊष्मा छेपी है तो इसका तो कोई केमिकल इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा, तो कह रहे लिखिए। तो आइए चल लिखते हैं। तो ग्लूकोज टूटता है, देखिए भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। कुछ भी हम खाते हैं तो जो पाचन क्रिया होती है उसमें क्या होता है? छोटा छोटा भोजन, भोजन के छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उसको क्या कहते हैं? पाचन। तो बड़े पदार्थ छोटे टुकड़ों में टूटे, तो टूट कर क्या हुए? कार्बोहाइड्रेट में सबसे आसान वाला कौन होता है? सबसे सरल कौन सा होता है कार्बोहाइड्रेट का भाग? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज टूटता है तो क्या करता है? श्वसन में वो ऊर्जा बाहर निकालता है। तो यानी आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी अपक्रिया होगी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए क्या बनेगा आपका? तो क्या बन रहा है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो देखिए कार्बन 6 कार्बन 6 कह रहा है, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 दूनी 12 12 12 ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन देखिए 12, हाइड्रोजन 12। ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 6 दूनी 12 12 6 18। तो 6 दूनी 12 कितना हुआ? 6, और 6 दूनी 12 6 18। तो इक्वेशन बैलेंस है। तो ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूट रहा है, ये ऑक्सीजन है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये, प्लस क्या हुआ? ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्या निकलेगी? ये इतना क्रिया होने के बाद क्या निकलती है? ऊर्जा। ठीक है ना? श्वसन हम ले रहे हैं, तो श्वसन क्या है? यानी ग्लूकोज टूट रहा है, तो ग्लूकोज टूटने का मतलब है हमारे अंदर ताकत आती है, जो श्वसन के रूप में आती है, वही क्या है? ऊर्जा बाहर निकल रही है। यानी पाचन के दौरान जो ग्लूकोज टूट रहा है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, यानी कि श्वसन उत्पन्न हो रहा है। उसी को हम क्या कर रहे हैं? श्वसन, यानी ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। जो श्वसन क्या है? ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया कैसी हुई? ऐसी अपक्रिया जहां पे ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? ऊष्मा छेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहा है कि अच्छा अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि लो दूसरा टाइप इसका आता है, जब बाहर निकले कुछ तो सोखती भी होगी, शोषण भी होता होगा कुछ का। कर हाँ, उसके आधार पर दूसरा टाइप है। तो कह रहा है क्या? कौन सा था? 4 हो गया, 5वां टाइप है। हाँ 5वां टाइप है। आइए कह रहा है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखो बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषण करने वाला, सोखने वाला, जहां पे ऊष्मा की आवश्यकता हो, यानी क्रिया को पूरा करने के लिए क्या करे? ऊष्मा की आवश्यकता हो। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? थोड़ी थोड़ी देर रह के क्या करना पड़ता है? मोटिवेट करना पड़ता है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तब वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपका पेपर है, कुछ लोग सो रहे होंगे, तो घर वाले जब तक नहीं बोलेंगे, जब तक नहीं टार्चर करेंगे, थोड़ा पिंच नहीं मारेंगे, तब तक वो पढ़ेंगे नहीं। यानी उनको बार बार क्या करनी पड़ रही है? ऊष्मा देनी पड़ रही है, तब वो जाकर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है? कि ऐसी अपक्रिया जिसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है,
यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। जैसे हमारे पास हमने कह दिया A+B, ये अभिक्रिया तभी होगी जब इसको ऊष्मा मिलेगी, तब ये बनेगा क्या, C+D। तो ऐसी अभिक्रिया जहां पे कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए, जिसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पूरा होने के लिए क्या करनी पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। तो हमने एक तरह लिख दिया। अब करें कोई एग्जाम्पल भी दे दो, 2N2 + 2O2 कर, अच्छा 2NO2 कर रहे हैं, तो कह रहा है इसको अब क्रिया कराएंगे। तो देखिए दो है तो दो ही लीजिए, ऑक्सीजन को दो ही रहने दीजिए। तो हमारे पास क्या बना, तो इसको बनाने के लिए, ये सब क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बिना ऊष्मा के ये पूरा नहीं होती है। तो बिना ऊष्मा की क्रिया पूर्ण नहीं होती, तो N2 + O2 क्या बना, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मेल होगा तो क्या बनेगा, 2NO। देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या हुई कि ऐसी अपक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़े, हम बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, वैसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। तो ये था कि अपक्रिया कितने प्रकार की। तो हमने क्या पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद है रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये टोटल हमने इसमें जाना आज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में ही इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि छोटा सा पोर्शन रह जा रहा है, नहीं तो काफी खामखा जो है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो जो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो छोटी वीडियो रहे तो अच्छा है, क्योंकि बारी बारी से आप देखते जाइए। तो ये कैसी रही आप लोगों को, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, अगर मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है, मेरे द्वारा कुछ आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके सामने नई नई चीजें लेकर आऊंगा, अच्छे तरीके से और भी सिखाऊंगा। इसके साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूं। थैंक यू।